छोटे से अनूठी छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल रहे हैं और अंशुल जी हमारे साथ हैं। सुशील जी का सवाल है, आईआरबी इंफ्रा और एजीआई इंफ्रा शॉर्ट एंड मीडियम टर्म के लिहाज से कैसे लग रहे हैं सर? सर एजीआई इंफ्रा तो कल ही मैंने बोला था कि अभी एक आध दिन रुकना चाहिए, और जैसे ही मैंने मुंह खोला था, मतलब सरस्वती नाराज थी, जैसे ही मैंने मुंह खोला वहीं से 357 से स्टॉक भर के थ्री बढ़ के 382 हो गया था। तो पता नहीं कुछ गलती हुई होगी। सरस्वती जी ने तुरंत ही एक लाफा मार दिया कि ठीक ठाक, डोंट बी एक्सपर्ट, बी ए स्टूडेंट, औकात में आ जाओ। तो फिर मैं औकात में आ गया। तो कल काफी अच्छा इसने कैंडल क्लोज किया, हालांकि डे हाइस पे क्लोज करता तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता। ऊपरी स्तर से सेलिंग आई है, और जो रेंज कल मैंने बताई थी 379 से लेके 380 587 जोन जहां पे सेलिंग आ रही है, कल भी वहीं से आई है। तो आई वुड सजेस्ट, है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 387 निकलने दीजिए क्लोजिंग बेसिस पे, तब ले लीजिएगा, तब ठीक हो जाएगा। दूसरा स्टॉक कौन सा था सर इनका? आईआरबी इंफ्रा आपका फेवरेट बचपन का। आईआरबी इंफ्रा, अरे बचपन से बचपन में पहुंचा दिया इसने। आईआरबी इंफ्रा में अभी कोई रिवर्सल स्ट्रक्चर बन नहीं रहा सर, वीकली पे कोशिश कर रहा है। अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे 23 रुपए सस्टेन करता है तो एक बाउंस बैक 26 तक बनेगा। बट मैं बाउंस बैक शायद शायद प्ले करूं, शायद ना करूं, क्योंकि नाना करते भी ओला में हमने बाउंस बैक प्ले कर लिया है, इसलिए नेवर से नेवर वाला हाल है। तो शायद नहीं करूं, बट अगर वॉल्यूम वाइज मोमेंट रहा तो एक बार बाउंस बैक प्ले कर लूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब वीकली पे स्ट्रक्चर चेंज होगा। नितेश सारंगी जी हैं, ये पूछ रहे हैं अदानी पोर्ट, अदानी टोटल गैस सर, इनमें 1427 का अदानी पोर्ट लिया हुआ है और एटीजीएल 620 का, इसमें कोई स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए। अदानी पोर्ट और दूसरा अदानी अदानी टोटल गैस। सर अदानी टोटल गैस तो यहाँ से थोड़ा सा डिप मिल जाए तो बाई करना चाहिए। 620 के आसपास इस बार टिक रहा है, तो मेरे को लग रहा है इस बार 720 निकल जाएगा। स्टॉप लॉस में सजेस्ट करने मूड में नहीं हूँ सर, क्योंकि मैं नीचे सपोर्ट पे बाइंग देख रहा हूँ, और स्टॉप लॉस आप सपोर्ट के नीचे ही लगाते हैं। तो आई वुड से कि थोड़ा डीपर वही 520 5, मतलब वहां भी मैं बाइंग ही देखूंगा। तो मतलब स्टॉप लॉस का मेरे को लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे लिए क्लियर नहीं है। बट अगर लगाने 550 का लगा लीजिए। ये अगर यहाँ पे सस्टेन कर गया, क्योंकि 4 बार नहीं किया था, वर्टिकल डाउन मूव आई थी, 5वीं बार आया है और अब 6 दिन से होल्ड कर रहा है, तो मोस्ट लाइकली ये ऊपर निकल जाएगा। अदानी पोर्ट मैंने बार बार कहा है 1600 रुपए में प्रॉफिट बुक कीजिए, या तो डिप्स पे ऐड करेंगे या 1620 के ऊपर डिसाइसिवली जब क्लोज कर लेगा तब बाई करेंगे। तो फिलहाल मैं प्रॉफिट बुकिंग की सजेशन दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस अगर बहुत खींच के आपको लगाना है तो 1555 का बनता है, बाकी मेरे हिसाब से कल ही आपको निकल जाना चाहिए था। कल भी मैंने बोला था अदानी ग्रुप के स्टॉक से निकल जाइए। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है श्रवण सिंह जी का सुपर चैट पर, ये पूछ रहे हैं सर, एस्टर डीएम, एक्सल सॉफ्ट और फेडरल बैंक, इन तीनों पर आप की क्या स्टडी है? एस्टर डीएम, एक्सल सॉफ्ट और फेडरल बैंक। एक मिनट सर, एक एक करके। एस्टर डीएम, हाँ, एक्सल सॉफ्ट, एस्टल सॉफ्ट, हाँ एक्सल, एक्सल शीट नहीं होती, एक्सल सॉफ्ट, एक्सल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी, एक्सेल सॉफ्ट, हाँ। 93 रुपये वाला, और एक है फेडरल बैंक। क्या आपकी आवाज कम हो गई थी, मैं दो कवर कर लेता हूँ। एक्सेल हाँ। सॉफ्ट में दो, एक तो डेटा कम है, लेकिन जितना डेटा है 93 के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है तो 105 तक जा सकता है। बाकी स्ट्रक्चर में को उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं मैं कि मैं आपको कोई बाई सजेस्ट कर दूं। दूसरा एस्टर डीएम, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर सर, मीडिया पे बाई दिया हुआ है सुबह 8:30 9 बजे के आसपास, पहले 2 4 दिन पहले 680 रुपए के आसपास। टारगेट 705 रुपए का दिया था, आज 702 का हाई बनाया, तो पहला टारगेट कंप्लीट हो रहा है। बट टारगेट कंप्लीट होने के साथ साथ ब्रेकआउट भी सस्टेन हो रहा है। 99 डेज का जो कप कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट था सस्टेन हो रहा है, और इस कप कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट का टारगेट आता है कम से कम 850 रुपए के आसपास। तो आई वुड बिलीव कि अगर आपके पास 2 3 महीना है तो 850 पकड़िए, और नहीं है तो 705 का शॉर्ट टर्म जो टारगेट आ रहा था वो आया है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। 4 5 दिन की कंसोलिडेशन का वेट करेंगे, फिर ब्रेकआउट पे फिर बाय कर लेंगे। और फेडरल बैंक कैसा लग रहा है अंशुल भाई? फेडरल बैंक कब पैटर्न बना रहा है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इसमें ज्यादा आ नहीं रहा है। मेरे को थोड़ा सा एक्सटेंडेड लग रहा है। मतलब स्ट्रक्चर पैटर्न सब ठीक है, बट गट फील नहीं आ रही है। अगर है तो 280 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। मैं फ्रेश बाइंग नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, आपको फ्रेश बाइंग करना ही है तो यूनियन बैंक अच्छे लेवल पे आता जा रहा है, 172 165, इस जोन में यूनियन बैंक लेके छोड़ दीजिएगा। ठीक है।
तो यूनियन बैंक यहाँ पर इस बैंक को लेना है। फेडरल बैंक पर, अरे फेडरल बैंक पर क्या करना है ये तो बताइए। फेडरल बैंक 280 का स्टॉप लॉस ले लीजिए सर, अगर है तो। मैं फ्रेश बाई तो नहीं सजेस्ट करूंगा। अच्छा, 280 का एक स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है सर। और आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर स्टील एक्सचेंज। अरे भाई रोज सवाल आता है स्टील एक्सचेंज पर। ऐसा क्या हो गया स्टील एक्सचेंज में? अंशुल भाई कुछ चल हो रहा रहा है है ना क्या सर, स्टील एक्सचेंज में ज़्यादा ही बड़ा? चल रहा है। ये ये रोहित मंडे जैन जी आपके ही पूछ शो रहे पे, हैं। बिल्कुल मंडे आपके ही शो पे किसी ने सवाल पूछा था, तब अपन ने डिस्कस किया था कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है 9 रुपए पे, 1080 का पहला टारगेट है, कल 1090 का हाई बना है, तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। अगर एक्सटेंशन के लिए प्ले करना है तो फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट 9 पे मॉडिफाई कर लीजिए, 1150 तक जा सकता है। बाकी मेरे हिसाब से 4 दिन में बेहतरीन प्रॉफिट बनी थी, कल ही प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं CESC और जेंटेक्स में फ्रेश एंट्री बनती है क्या? नहीं, दोनों में नहीं बनती। दोनों अभी अपने 20 डे मूविंग एवरेज 1576 जेंटेक और 167 पे छूटा हुआ है सीईएससी का, तो रुकना चाहिए। सीईएससी वैसे भी 162 के आसपास मैंने बाइंग बताई थी कि सी 162 पे 147 पे ब्रेकडाउन फेल हुआ है, हायर लो बना है, और 162 पे स्विंग हाई क्रॉस हो रहा है, लीजिए 181 तक जाएगा। और जब 181 निकलेगा वीकली क्लोजिंग बेसिस पे सीईएससी में, तब बड़ा टारगेट खुलेगा। तो अब वो लेवल टेस्ट हुआ है, तो थोड़ा रिएक्शन, प्रॉफिट बुकिंग, ये सारी चीजें दिखेंगी। नेक्स्ट लेग में चलेगा, इसी लेग में नहीं चल जाएगा। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर। मोहम्मद आरिफ साहब बोल रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग टू द बेस्ट एंड ग्रेट एनालिस्ट। वाह अंशुल जी, सुबह ही सुबह कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं। सर बेस्ट एंड ग्रेट एनालिस्ट से मेरे को एक चीज याद आई है, मैं आपकी तारीफ कर देता हूँ। किस बात आप पे शेयर भाई? लगवाओ, आप शेयर लगवाओ HSCL। एक हाँ। बार आपने स्टॉक एक्सरे किया था, इस पे अपना डिस्कशन भी हुआ था, जहाँ पे हम भी बहुत समय से डिस्कस करते आ रहे थे। HSCL आज प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए 605 रुपए में। मेरे ख्याल से आपने स्टॉक एक्सरे इसका 474 रुपए के आसपास किया था, और उसी के आसपास हमने भी मतलब डिस्कशन में 605 का टारगेट दिया था, आज आया है। तो ये आपका स्टॉक एक्सरे का एक बहुत बेहतरीन पिक है, 605 आ गया है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए जिसके पास रखा हुआ है। बिल्कुल, कल रिजल्ट्स आए थे अंशुल भाई, और इसके रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आए हैं। और देखिए काउंटर में जो हमने स्टोरी पर बात की थी वो इसके एक्सपेंशंस पर की थी कि कंपनी के बहुत सारे एक्सपेंशन जल्द ही पूरे होने जा रहे हैं, और उसकी वजह से इस काउंटर में एक अच्छा मूव। और देखिए एक्सपेंशन का जो फ़ायदा है वो कंपनी ने रिजल्ट्स में शो किया है, इसलिए काउंटर आज ऊपर हुआ है। कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो 1135 करोड़ से बढ़कर 1288 करोड़ रुपए आए हैं, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 155 करोड़ से बढ़कर 208 करोड़ आया, और Q-on-Q में भी 192 करोड़ से बढ़कर 208 करोड़ आया। तो प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी आई है, जिसकी वजह से हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल में बहुत अच्छा मूव आया। अंशुल जी, ये क्रेडिट भी मैं आप ही को देता हूँ, क्योंकि आप ही रिकमेंड करते हो कि ये बाय है या सेल है, मैं तो केवल फंडामेंटल बताता हूँ। नहीं सर, मैं क्रेडिट बिल्कुल ले लूंगा। कल ब्रेकआउट, क्योंकि 42 हफ्ते की इनसाइड बार से ब्रेकआउट ले रहा था, तो कल ही मैंने रेकमेंड किया था। मेरे को नहीं पता था कि रिजल्ट है आज, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि आपको पता है रिजल्ट से 1-2 दिन पहले मैं कभी नहीं कोई स्टॉक रिकमेंड करता हूँ। ट्रेडिंग व्यू में नीचे ई लिखा हुआ नहीं आया, आता तो मैं छोड़ देता। तो मैंने कल रिकमेंड किया था, 605 में प्रॉफिट बुक भी करा दिया, इसलिए मेरे को ये स्टॉक याद है। ठीक है। अब आरिफ साहब का ने कॉम्प्लीमेंट तो दिया भाई, उनका सवाल भी ले लेते हैं। RIL अभी कितना डाउन और होगा? आज अब रिजल्ट है, अब 1436 का है, क्या कर सकते हैं ये अब? सर देखिए, रिलायंस नीचे वाली पोजीशन में आज ही मैंने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है। सुबह जब नीचे मतलब फ्लैट खुला था, तो मैंने नीचे का प्रॉफिट बुक किया है, और बाकी पैसा भी सुबह सुबह JSW इंफ्रा में ट्रांसफर किया है। तो दोनों में मेरे ट्रेड हुए हैं आज। तो अब वही 3 दिन 5 दिन वाली ब्रैकेट खुल जाती है, तो ये कंप्लायंस विंडो के अंदर आ गया। अब इस पे कोई बातचीत मैं नहीं कर पाऊंगा। हालांकि ये स्टॉक अभी गैप फिल किया है 1328 का, और मेजर सपोर्ट इसकी 1300 की जोन होल्ड हो रही है। तो जब तक ये जोन होल्ड हो रही है, आई वुड बिलीव कि ये स्टॉक अपना सपोर्ट जोन होल्ड कर रहा है, तो ठीक ही ठाक लग रहा है। बट कोई स्टॉप लॉस टारगेट या बाई सेल की सलाह नहीं रहेगी। मेरे पास मतलब बहुत लंबी पोजीशन रखी हुई है,
नीचे वाली पोजीशन मैंने थोड़ी सी बुक की है और पैसा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में कन्वर्ट किया है। अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां पे दिख रही है तो मैंने वहां कन्वर्ट कर लिया है। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में पैसा कन्वर्ट कर लिया। ठीक है अंशुल जी, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा नहीं, नीचे का प्रॉफिट बुक किया है, बाकी स्टॉक रखा हुआ है। ओके, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में हमें एक तो ये आईआरबी वाले भाई साहब थोड़ा आपका सवाल ले लिया, अब बार बार कॉपी पेस्ट मत कीजिए सर, उससे क्या होता है कि थोड़ी दिक्कत होती है। हिंदुस्तान कॉपर, इसमें क्या व्यू है अंशुल भाई? सर हिंद कॉपर में, सर हिंद कॉपर में व्यू खराब है। एक तो गैप फिल हो रहा है, 1020 मूविंग है हिंद कॉपर। मेरे को याद है 29 जनवरी जब एटीआर एक्सटेंशन पे 12.5 या 13.5 की रीडिंग थी, तब से मैं बोलते आ रहा हूँ एटीआर एक्सटेंशन है 753, बुक कर लीजिए। एटीआर एक्सटेंशन का अगर पुल बैक आता है तो लिक्विडेशन में ही ये स्टॉक में 370 रुपए के पहले 360 नहीं, 408 के पहले कोई पहला सपोर्ट नहीं है। 370 से 408 की सपोर्ट जोन है, वो टेस्ट हो सकती है। तो एटीआर एक्सटेंशन के बाद पहली गिरावट में आया ये 448, पुल बैक लिया है। ये पुल बैक ऑलमोस्ट सर्टेन है कि 50 डे मूविंग एवरेज 528 जिस दिन इसके नीचे क्लोज की फेल हो जाएगा और इसमें टारगेट वही 370 के आसपास के खुल जाएंगे। मैं हिंद जिंक, हिंद कॉपर दोनों पे बेरिश हूँ। एटीआर एक्सटेंशन के टाइम जनवरी एंड से बेरिश हूँ। अभी इसमें बुलिश होने का मेरे को कोई रीजन लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं भी इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन वॉल्यूम है ही नहीं इस बाउंस बैक में। एक हमारे दर्शक हैं मोहम्मद रफ़ीक साहब, इनका सवाल है फ्रैक्टल, ये शेयर 1970 का इन्होंने लिया हुआ है और ई2ई नेटवर्क 2800 का लिया हुआ है, इस पर आपके टारगेट स्टॉप लॉस क्या होंगे? सर ई2ई तो 3400 रुपए जाते हुए दिख रहा है। मतलब आज फर्स्ट डे ऑफ करेक्शन है। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा जब पूरी गिरावट में लोग पूछ रहे थे, मना कर रहा था बुलिश एविडेंस आने दीजिए तब बाई करेंगे। 2489 पे जब बुलिश एविडेंस आया तो हमने बाई किया, वहां से 3000 वापस आ गया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3400 के पहले कोई करेक्शन आएगा नहीं, लेकिन आज फर्स्ट डे ऑफ करेक्शन है। प्रोबेबली 10 मूविंग एवरेज 2700 पे, 20 मूविंग एवरेज 2600 पे, इस जोन तक कहीं नीचे जा सकता है, बट इवेंचुअली 3400 रुपए जाते हुए दिख रहा है। तो हम रेगुलरली क्लाइंट्स को हर जहां पे भी मौका दिख रहा है बाइंग का, हम बाई करा रहे हैं। फ्रैक्टल एनालिटिक्स में 42 डेज का, अच्छा इसमें आप एक कंपेयर कर सकते हैं। अभी एक कौन सा अपन ने आईपीओ वो स्टॉक दिया था जो 58 रुपए से कम 84 रुपए हो गया, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, विद्यावायर। सर एक बार आप विद्यावायर का चार्ट लगवा दीजिए। विद्यावायर, हाँ इसका चार्ट लगा दीजिए। ये मैंने आपको भी बाई बताया था ये मनी 9 पे, जब आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट आ रहा था। ये 85 रुपए एक बार का है। लगा दीजिए तो आपको फ्रैक्टल समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। 85 रुपए, हाँ ये इसको आ रहा है, मैक्स कर दीजिए, चार्ट को मैक्स कर दीजिए। ठीक है। ये देखिए, ये पूरा आईपीओ बेस ब्रेकआउट 58 रुपीज पे आया था और ये बेस ब्रेकआउट के बाद अब वर्टिकल मूव देखिए 10 दिन में 43% चला है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमने बाई दिया था क्लाइंट्स को कितने में 74 रुपीज के आसपास दूसरा बाई दिया था, और आईपीओ बेस ब्रेकआउट के बाद भी रिकमेंड किया था। अभी तो एक्सटेंडेड हो चुका है 10 दिन में 43% चल के, तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब आप खोलिए फ्रैक्टल और मैक्स कर दीजिए। फ्रैक्टल को खोल दीजिए अब और उसको भी मैक्स कर दीजिए चार्ट को जी। फ्रैक्टल में 42 दिन का ये 42 दिन का आईपीओ बेस ब्रेकआउट आ रहा है। ब्रेकआउट आया है 905 रुपए पे, 965 रुपए चल रहा है। अगर ये विद्यावायर की तरह बिहेव करता है जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि करेगा, तो ये स्टॉक फट के 1150-1200 रुपए होना चाहिए। तो मतलब प्ले करने का तरीका ये होता है कि अगर आप आईपीओ बेस प्ले कर रहे हैं तो फिर लगभग सारे कीजिए, ताकि किसी में प्रॉफिट किसी में लॉस मिला जुला के आप नेट प्रॉफिटेबल हो। विद्यावायर में 40% मिला है, इसमें अगर 5-10% चला भी गया तो आप 50-50 सही होंगे, लेकिन नेट प्रॉफिटेबल होंगे। तो उस टाइप से अपनी रिस्क मैनेजमेंट वो आप ही को करना है, वो मैं आपके लिए आके नहीं करूंगा। मैं आपको सेटअप बता सकता हूँ, उसमें कंप्लीट हुआ है, इसमें बन रहा है। अगर ये चलता है तो 1150-1200 रुपए तक जा सकता है। अच्छा आईपीओ बेस ब्रेकआउट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक सवाल हमें मिला है प्रदीप शर्मा जी का, ये बोल रहे हैं कि बिग फैन ऑफ योर शो, थैंक यू प्रदीप जी। और इनका सवाल है अदानी ग्रीन से निकल गए हैं अंशुल जी, अदानी ग्रीन से निकल गए हैं, लेकिन मेरा 990 का होल्ड है, उनका जो 3000 का टारगेट था वो इंटैक्ट है क्या?
अंशुल भाई ये सर मेरे सारे टारगेट इंटैक्ट है, मेरे कोई टारगेट में बदलाव नहीं है। मैं ट्रेडर आदमी हूँ। 10 दिन में अगर 40% की मूव मिली है तो ये मेरे लिए एक्सटेंडेड होती है, तो मैं प्रॉफिट बुक करके नीचे या तो नई अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ या उसी शेयर में वापस एंटर कर जाता हूँ। मालूम पड़ा जब तक अदानी नया बेस बनाएगा तब तक मैं पैसा खाली थोड़ी रखूंगा। मेरे को जेडब्ल्यू इंफ्रा में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मैंने थोड़ा सा लिया है, धीरे धीरे नीचे ऐड करते जाऊंगा। ऊपर जब तक वो बिकेगा तब तक अदानी में नया बेस बन चुका रहेगा। तो आप क्या हैं, ट्रेडर हैं कि इन्वेस्टर हैं? इन्वेस्टर है तो पड़ा रहने दीजिए, पहले 1600-1700 रुपए के आसपास रिव्यू किया जाएगा। अब बिल्कुल तो ठीक मेरी बात। कंप्लाइंस विंडो से बाहर भी हो गया, अब तो मैं दहाड़ के इस पे बात कर सकता हूँ। हाँ तो बता दीजिए जरा, छोटे वाले लेवल भी बता दीजिए जो कोई छोटे अभी इंपॉर्टेंट नहीं लेवल। बनते सर, 10 दिन में 15 दिन में। मंथली चार्ट पे 48% की कैंडल है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और स्ट्रेच कर जाएगा, बट अब कंसोलिडेशन तो आएगी ना टू द मून एकदम से। आप मतलब अ, पृथ्वी से रॉकेट अगर चांद पे जाता है तो सीधा नहीं जाता ना, वो भी तो 4-5 गोले पृथ्वी के लगाता है, 4-5 गोले चांद के लगाता है, तब जाके लैंड करता है। तो वर्टिकल तो कोई चीज नहीं चलती है। तो एक वर्टिकल मूव आपको मिली है, बुक करके टिप पे जहां भी बेस बना के दोबारा ब्रेकआउट देगा हम बाई कर लेंगे। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है आपुरहम जी का है। ये हैं ये त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर पूछ रहे हैं सर, 405 के भाव का लिए हुए हैं, 6 महीने का क्या टारगेट रहेगा? राकेश जी हैं वाराणसी से। अरे ये तो आप ही के वहाँ से हैं। सर त्रिवेणी इंजीनियरिंग में 25 मार्च को एक बड़ी कैंडल बनी थी जिसका वॉल्यूम था 4,000, 4,593% वॉल्यूम राइज था। इसका हाई था कैंडल का 419 रुपए 60 पैसे और लो था 372 रुपए। तब से लेके अब तक 16 दिन 17 दिन से ये इनसाइड बार बना रहा था। कल भी ब्रेकआउट अटेम्प्ट फेल हुआ है, आज भी ब्रेकआउट अटेम्प्ट फेल हुआ है। तो अगर ये 1-2 दिन में 420 के ऊपर क्लोज नहीं करता है तो फिर ये लिक्विडेशन में 371 कैंडल का लो आएगा। और अगर सस्टेन कर जाता है तो ब्रेकआउट बना लेगा और ये जाने की कोशिश करेगा 447 से लेके 463। कल की कैंडल सुबह अच्छी दिख रही होगी, क्लोज होते होते खराब हो गई 417 के नीचे क्लोजिंग करके। एक दर्शक फिर वही अदानी ग्रीन पर सवाल पूछ रहे हैं। अब जब से ग्रीन में आया, जब से बड़े सवाल आ गए हैं। 23% प्रॉफिट मिल रहा है भैया, लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो बुरा लग रहा है तो मेरे को भेज दीजिए, मैं पेटीएम नंबर दे देता हूँ अपना। अंशुल जी वो ठीक है, देखो सबकी मेंटेलिटी वही हो जाती है। 23-25% प्रॉफिट आने के बाद ना एक डर जो होता है वो यही होता है कि ये पूरा का पूरा वाइप आउट ना हो जाए, और फिर दोबारा अगर 25% आया तो फिर मज़ा नहीं आता, फिर आदमी को चाहिए 50%, 100%। लेकिन अब ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता है जब शेयर इतना जल्दी भागता है तो 23-25%। सर ये पछतावे का बाजार है। दो 4 बार 540 रुपए से 620 रुपए अदानी टोटल गैस आया, आपने बुक नहीं किया, पछताए। इस बार मालूम पड़ा बुक कर लिए और वो 720 हो गया तो भी पछताए। तो आपको कैसा वाला पछतावा चाहिए कि 720 620 गया था, हमने बुक नहीं किया, 540 आ गया, वो वाला पछतावा चाहिए? या 540 से 620 पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया और 740 हो गया, जो और मिल सकता था वो नहीं मिला, वो वाला पछतावा चाहिए? मैं दूसरा वाला पछतावा ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उस वाले पछतावे के साथ क्या होता है, बैंक में पैसा आ जाता है। और जब बैंक में पैसा आ जाता है ना, तो बच्चों के लिए बढ़िया कुछ ना कुछ खरीद के ले जाने का अपना मजा होता है, तो वो पछतावा कम कर देता है। लेकिन 620 से वापस 540 आ गया और हम मुंह देखते रह गए, तो फिर फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होती है और उस फ्रस्ट्रेशन में गलत डिसीजन ज्यादा होते हैं। तो अल्टीमेटली पछताना तो आपको है ही। आपको मतलब आपको मुझे जो भी ट्रेड करने आया है, तो मैं बेच के पछताता हूँ, प्रॉफिट लेके पछताता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये एक अच्छी चीज़ जो कि पछतावे पे एक पूरा ज्ञान मिला है हमें। अब एक हमारे दर्शक है किशोर पुरोहित जी, ये बोल रहे हैं कि जी एंटरटेनमेंट 91 की बाइंग है सर, इसमें क्या व्यू रहेगा आपका? जी के टारगेट कंप्लीट हो गए सर। कल बुक सॉरी कल जी में जो बाई दिया था 93 के आसपास बुक भी करा दिया था। अगर आपने नहीं किया है तो स्टॉप लॉस 85 कर लीजिए, बाकी बुक कर लेना चाहिए था। एक सवाल मिला है राकेश शर्मा जी का, ये पूछ रहे हैं किर्लोस्कर ब्रदर, इसमें क्या व्यू रहेगा सर आपका? तो किर्लोस्कर ग्रुप में ऑफलेट मूव आई अच्छी मूव आई थी, इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला।
अभी कौन सा स्टॉक हमने डिस्कस किया जिसमें इनसाइड बार थी 16-17 दिन की, सेम पैटर्न इसमें है। बड़ी ब्रेकआउट कैंडल बनी थी 13 अप्रैल को। उसके बाद से 3, 6, 2, 8 दिन हो गए हैं इनसाइड बार बनाते हुए, लेकिन पुल बैक डीप हो गया है। 50 डे मूविंग एवरेज 1600 पे, 1600 तक ये पुल बैक कर सकता है, 1600 के नीचे पुल बैक नहीं करना चाहिए। अगर 1600 के नीचे पुल बैक करता है तब ये खतरनाक होगा। तो 1600 तक वेट कर लीजिए, वही क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए। वो घटा तो एग्जिट, नहीं घटा तो वापस बाउंस बैक। ठीक है। एक सवाल मिला है गोदरेज कंज्यूमर पर, यहाँ पर क्या करें सर? गोदरेज सीपी, गोदरेज सीपी सर 1092 तक ये पुल बैक दे सकता है। वहां पे 10 और 50 डे मूविंग एवरेज है। अगर वो क्लोजिंग बेसिस पे टूटा तो स्टॉक खराब हो जाएगा, नहीं टूटा तो ये स्टॉक वापस से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर डिलीवरी है तिलक नगर पर, पुलकित मौर्य जी पूछ रहे हैं सर इन दोनों में क्या करना है? डिलीवरी और इंडस्ट्री। सर डिलीवरी में तो 4 दिन का इनसाइड बार था, आज ब्रेकआउट बनने की जगह ब्रेकडाउन बन रहा है। मैं ब्रेकडाउन पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं और इसको समय दूंगा। 478 निकलता है तो बाइंग का सौदा बनेगा, है तो 450 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। सॉरी, तिलक नगर इंडस्ट्री में, ये तिलक नगर इंडस्ट्री के लिए था। 465 का ब्रेकआउट था, उसके बाद 4 दिन से सस्टेन नहीं किया। आज ब्रेकआउट की जगह ब्रेकडाउन दे रहा है, बट मैं इस पे बहुत यकीन नहीं कर रहा हूँ। तिलक नगर इंडस्ट्री के ब्रेकडाउन पे 452 का 453 का सपोर्ट है, इसके नीचे 450 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 478 निकलता है तो फ्रेश बाई कर लीजिएगा, बढ़िया चल जाएगा स्टॉक। डिलीवरी फिर से ब्रेकआउट फेल हो गया, पहले एक बार ब्रेकआउट फेल हुआ नवंबर 2025 में 447 पे, वहां से नीचे आया 374, फिर ब्रेकआउट फेल हो गया। अगर ये स्टॉक 429 रुपए तोड़ देता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर ये लिक्विडेशन में वापस 374 आ सकता है, और नहीं करता है ऐसा तो वापस एक थर्ड अटेम्प्ट मारेगा 470 के ब्रेकआउट का। आप एक अलर्ट लगा लीजिए 480 का, 470 मतलब ये स्ट्रगल जोन है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर 480 का अलर्ट लगा लीजिए। उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग हो जाए तो आराम से डिलीवरी बाय कर लीजिएगा। 115 हफ्ते का 117 हफ्ते का इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, अगर 480 के ऊपर क्लोज करके स्ट्रेंथ प्रूफ किया तो 600 भी खिंच जाएगा। ठीक है। श्रवण सिंह जी पूछ रहे हैं सर, मेरे से सवाल है उनका, फंडामेंटल पूछना चाह रहे हैं केएसबी पंप और फाइम इंडस्ट्री। सर मैं केएसबी पंप, देखिए आपने ये भी लिखा है कि आप ट्रेडर हैं और आप ये फंडामेंटल वाली चीज़ पूछ रहे हैं। सर मैं फंडामेंटल बता सकता हूँ, देखिए मैं लेवल्स वगैरह तो हमारे अंशुल जी ही बताएंगे। केएसबी थोड़ा खिंच गया है शेयर। अंशुल भाई जरा चार्ट पर देखना, ये मैं इसका चार्ट देख रहा था अभी केएसबी का, तो थोड़ा खिंचा हुआ शेयर है, और थोड़ा नहीं मतलब बहुत ही अच्छे से करीब 730-750 की रेंज से चला हुआ शेयर है। फंडामेंटल में देखो इसमें एक चीज़ है, एक तो थोड़ी सी वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई है, दूसरा कि मैंने इसकी थोरो स्टडी वैसी तो नहीं की है कि कंपनी के क्या प्लान्स और क्या कुछ है। फाइनेंशियल्स ठीक हैं, फाइनेंशियल्स कंपनी के ठीक हैं, और जिस तरह के कंपनी रिजल्ट्स दिखाती आ रही है उससे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऐसा ही दिख रहा है कि कंपनी के रिजल्ट्स ठीक ही रहने चाहिए ऐसा, क्योंकि कंपनी का मार्च 2025 का जो क्वार्टर था उसमें 52 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद लगातार 3 क्वार्टर में 52 करोड़ से बढ़कर ही आया, मतलब 70 करोड़, 68 करोड़, 81 करोड़। तो अगर इस क्वार्टर में ये 80 करोड़ 70 करोड़ भी दे देते हैं तो वाई वाई बेसिस पर आपको ग्रोथ तो दिख जाएगी। हालांकि क्यू ऑन क्यू बेसिस को बीट करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इनका जो लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट था वो 130 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, विच इज़ हाईएस्ट। अगर आप मैं इसके दिसंबर 2022 से देख रहा हूँ, दिसंबर 2025 तक के पिछले 4 साल के क्वार्टर्स देख रहा हूँ, उसमें दिसंबर 25 का सबसे बेहतरीन क्वार्टर था इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अगर ये उसको मेंटेन कर पाए तो डेफिनेटली फिर पी मल्टीपल और वो सब एडजस्ट खुद ही हो जाते हैं। अंशुल भाई अगर ये थोड़ा सस्ता मिल जाता है तो क्या लेना चाहिए, या ये इस ब्रेकआउट की स्थिति में है कि ये चलता ही रहेगा, मतलब अभी और स्ट्रेंथ आएगी इसमें? अगेन सर, नथिंग गोज टू द मून एक बार में। 8 हफ्ते 9 हफ्ते में 43% चल चुका है, एटीआर पे 7 की रीडिंग है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए।
पुल बैक पे 20 डे मूविंग एवरेज है 905 पे, ब्रेकआउट पॉइंट है 875 पे। इस जोन में आए तो बुलिश एविडेंस पे बाई करेंगे, या साइडवेज रह के मूविंग एवरेज कैचअप कर ले 20 पीरियड मूविंग एवरेज, तब बाई करेंगे। ये कहानी कल भी और परसों भी इनके सवाल पे हमने पढ़ी थी। तो इनके या किसी के, मेरे को याद है इन्हीं के पे, या अगर नहीं है तो भी किसी के तो उस पे पढ़ी थी। तो आपके सवाल को बदल के पूछने से कि फंडामेंटली कैसा है, आप ट्रेडर हैं, आप फंडामेंटल से आपको क्या लेना देना, 35 दिन में 43% की मूव है, बुक करके किसी अगले स्टॉक पे मूव कर जाइए। ये पुल बैक में जब रेंज बना के टाइटनेस बनाएगा, फिर रेंज स्कैनर में आएगा, फिर ले आएंगे, फिर ट्रेड कर लेंगे। ये अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को फंडामेंटल से जस्टिफाई करना 100% नहीं, ये 1000% श्योर शॉट स्ट्रेटेजी है। आप अपना अकाउंट एक दिन ब्लो अप कर देंगे, क्योंकि एट द पीक फंडामेंटल्स बेस्ट होते हैं जहां बाइंग क्लाइमेक्स बनता है। ये मैं आपको रेलवे, डिफेंस, सारी चीजों में दिखा चुका हूँ। एचईजी, ग्रेफाइट में आप देख ही रहे हैं। तो अपनी टेक्निकल पोजीशन को फंडामेंटल से जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अपना पेट भर के प्रॉफिट निकालिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे या स्टॉप लॉस पे एग्जिट कीजिए।